ओह भाई! मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोग मुझे ये सुन के गाली देने वाले हो, बट इन माय ओपिनियन ये एक मिड मूवी थी जिसका ह्यूमर भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़नी नहीं लगा। तो जो नहीं जानते मैं उनको बता दूँ, मैं बात कर रहा हूँ मेडक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की नई मूवी थामा की। और ये मूवी बीस्ट यूनिवर्स का हिस्सा है और ये इस यूनिवर्स की 5वीं मूवी है। थामा को मैं एक ठीक कैटेगरी में ही रखना चाहूँगा, क्योंकि भले ही इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी नया और अमेजिंग था, बट उसके बावजूद भी ये एक मिड मूवी बन के रह गई, क्योंकि इस यूनिवर्स की सारी मूवी एक ही टेम्पलेट पे सेट है। जिसकी वजह से इतने नए कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी ये मूवी आपको कोई फ्रेश फीलिंग नहीं दे पाती है और इसका ह्यूमर भी कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं करता इस बार। तो मुझे इसके एक भी डायलॉग पे हँसी तो बिल्कुल नहीं आई, वो बस ऐसे थे कि वो आए और चले गए। पर हाँ, एक चीज़ है जिसका इन लोगों ने प्रॉमिस करा था और वो उस पे खड़ी भी रही, और वो है इस यूनिवर्स की पहली सक्सेसफुल लव स्टोरी। आप इस यूनिवर्स की जितनी मूवी उठा के देखोगे आपको पता लगेगा कि उनमें से किसी की भी लव स्टोरी सक्सेसफुल तो नहीं थी, और इस यूनिवर्स की पहली सक्सेसफुल लव स्टोरी है। बट इन लोगों ने इस मूवी के अंदर इस लव स्टोरी पे इतना ज़्यादा फोकस कर दिया कि इसका मेन कॉन्सेप्ट ही साइड हो गया। थामा इज ऑल अबाउट बेताल्स यानी कि इंडियन वैम्पायर्स, और आप लोग इस कॉन्सेप्ट के साथ ना जाने क्या कुछ नहीं कर सकते थे। वैम्पायर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि इंडियन ऑडियंस ने हमेशा हॉलीवुड के अंदर देखा है, और जब पहली बार ये इंडिया के अंदर बनी तो ये बस एक लव स्टोरी बन के ही रह गई। इससे शिकायत बस इतनी है कि मूवी का रन टाइम ऑलमोस्ट 2.5 घंटे के आसपास का है, बट उस 2.5 घंटे के अंदर ये पूरी मूवी बेताल और एक इंसान की लव स्टोरी के ऊपर ही फोकस करती है। अब इस मूवी के आने से पहले ये बातें हो रही थी कि ये मूवी 2 टाइमलाइन में सेट होने वाली है, पास्ट और प्रेजेंट में, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरी मूवी प्रेजेंट टाइमलाइन में सेट है, उसके पास्ट के बारे में हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं बताया जाता है। बस हमें ये बताया जाता है कि बेताल इस धरती पे आए कैसे। उनकी ओरिजिन कुछ ऐसी है कि एक रक्तबीज करके राक्षस था जिसको ये वरदान प्राप्त था कि उसके खून की एक भी बूंद जब धरती पे गिरेगी तो उससे एक और नया रक्तबीज पैदा हो जाएगा। और जब वो इस वरदान का गलत फायदा उठाने लगा तो माँ दुर्गा अपनी काली माँ का रूप लेके आई उसका वध करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो उस पर हमला करती थी उसके खून की बूंद से और रक्तबीज पैदा हो जाते थे, और जिसका सॉल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने बेताल्स को बनाया, तो उसके खून की सारी बूंद पी जाते थे जिससे कि वो और रक्त बीज ना बना पाए, और काली माँ ने उसका बीच हवा में ही वध करा और बेताल उसका सारा खून पी गए। तो ऐसी थी इनकी ओरिजिन। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे जब पूरी मूवी बेताल्स के ऊपर ही बेस्ड है तो इस मूवी का नाम थामा क्यों है। थामा एक्चुअली में इन बेताल्स का सरदार होता है जिसका की रोल प्ले करा है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। अब थामा जो है बाकी बेतालों से ज्यादा स्ट्रांग होता है, फास्ट होता है, और वही वो होता है जिसने बाकी बेतालों को बनाया होता है। और अगर थामा किसी बेताल को फिर से काट ले तो वो बेताल मर भी जाता है। मूवी के अंदर तो दिखाया गया है कि ये लोग हमारे बीच में काफी लंबे समय से एग्जिस्ट करते थे, बट इनका छुपने का रीजन ये था कि इन लोगों ने इंसानों का खून पीना ही बंद कर दिया था। अब ऐसा नहीं था कि इन लोगों को ऐसा करने के लिए कोई ऑर्डर मिला था या फिर इन लोगों को इंसानों पर दया आ गई थी। वो इसलिए था क्योंकि इन लोगों को लगता है कि इंसानों का खून जहरीला होता है, और इसके पीछे की बैक स्टोरी कुछ ऐसी है जो कि आप लोगों को काफी वियर्ड लगेगी। वो ये है कि एक बार ये लोग देखते हैं कि दंगे फसाद के अंदर इंसान ही इंसान का खून कर रहे होते हैं, जिससे देख के इनको ये समझ आता है कि इंसान खुद का ही सगा नहीं है। तो इनको लगता है कि इंसानों का खून जहरीला होता है और वो पीने लायक नहीं होता है। और ऑब्वियसली इनका एक रूल इनका थामा यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से ये लोग उसे अगले 100 साल के लिए बंदी बना लेते हैं। लेकिन उसके वहां से छूटने का एक ही तरीका था कि जब कोई बेताल फिर से इंसान को काट के बेताल बनाते। अब ऑब्वियसली वो इंसान का कैरेक्टर आयुष्मान खुराना कैरेक्टर होने वाला है और बेताल का रश्मिका का। बट इनका एक रूल ये भी था कि जैसे कोई बेताल ऐसा करता है तो उस बेताल को अगले 100 साल के लिए बंदी बनाया जाएगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैरेक्टर की जगह। और जैसे ही वो आज़ाद होता है सबसे पहले आके यही रूल ब्रेक करता है कि बेताल इंसान खून नहीं पी सकते, और इससे कई बेताल एग्री भी करते हैं और कुछ बेताल एग्री नहीं करते। बट अब इनका एक नया रूल सिर्फ इनका एक नया थामा ही बना सकता था जिसको कि सिलेक्ट करती है इनकी देवी। पर शर्त ये होती है कि उस थामा की धड़कन चलनी चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल होता है क्योंकि बेताल की धड़कन नहीं होती है। अब यहाँ से मूवी काफ़ी अच्छा खासा टर्न ले सकती थी, ये दिखा के कि जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैरेक्टर को पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, कोई नया थामा नहीं आने वाला क्योंकि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, तो वो बाकी बेताल के साथ अपनी फ्रीडम का फ़ायदा उठा के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता और वो बाकी इंसानों को मारने चालू कर देते। और तब आयुष्मान का कैरेक्टर उन बेताल से लड़ता उन इंसानों को बचाने के लिए, और क्योंकि वो सब बेताल उस पर भारी पड़ते क्योंकि वो सब बेतालों से कमज़ोर था, तो देवी उसको चुनती है एज अ नया थामा, और फिर वो उन सबको कंट्रोल करता और इंसानों को बचाता उनसे। बट क्योंकि इन लोगों को सिर्फ लव स्टोरी पे ही फोकस करना था, तो इन्होंने ये दिखाया कि आयुष्मान का कैरेक्टर सिर्फ रश्मिका को बचाने जाता है अगले 100 साल तक बंदी होने से। अब ऐसा नहीं कि मूवी इतनी खराब थी कि उसको देखा ही नहीं जा सकता, नहीं ऐसा नहीं है। मूवी काफी अच्छी खासी एंटरटेनिंग मूवी है और आप इसको बिल्कुल एक ट्राई दे सकते हो। और मूवी के अंदर एक दो मोमेंट ऐसे भी हैं जो इस मूवी को बिलो एवरेज बनने से रोक देते हैं, जैसे कि वरुण धवन का भेड़िया वर्सेस आयुष्मान खुराना का बेताल। और वो फाइट देख के आपको मजा ही आ जाएगा क्योंकि उस फाइट के अंदर हमें पहली बार वरुण धवन के भेड़िया का फुल पोटेंशियल दिखाया गया है, और ये सब पॉसिबल हो पाया आयुष्मान खुराना के बेताल की वजह से, क्योंकि स्त्री 2 के बाद वरुण धवन के भेड़िए की पावर्स कम हो गई थी और उसको अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए किसी बेताल का खून पीना पड़ता। बट यहाँ पे कैच ये है कि जैसे वरुण धवन का भेड़िया किसी बेताल का एक बूंद भी खून पीता है तो उसके बाद उसका जो वेयरवुल्फ वाला रूप है वो उस बेताल का पूरा खून पीने के बाद ही उसे छोड़ता।
और यही कॉन्सेप्ट भी होने वाला है इनके अगले प्रोजेक्ट भेड़िया वर्सेस थामा का, क्योंकि आयुष्मान खुराना के थामा को अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए किसी भेड़िया का खून पीना पड़ेगा और वरुण धवन का भेड़िया तो पहले से ही आयुष्मान खुराना के पीछे पड़ा हुआ है। और यहाँ तक कि लास्ट में हमें ये भी दिखाया गया है कि वरुण धवन का भेड़िया आयुष्मान का पीछा करते करते बेताज की नगरी में भी आ चुका है। अब बस देखना ये रहेगा कि क्या इन लोगों के बीच कॉम्प्रोमाइज हो जाता है या फिर इन दोनों में से कोई एक अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा। अब बात करूं इसके पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो उसके अंदर हमें ये दिखाया गया कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर प्रॉपर सरकटे वाले रूप में आ चुका है, जहां हमें स्त्री टू के अंदर ये दिखाया गया था कि उसको सरकटे की शक्तियां मिल चुकी थी और अब वो थामा मूवी के अंदर नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैरेक्टर को भी अपने साथ ऐड कर लेता है। अब पूरी मूवी कितनी भली एवरेज हो, बट इनका फ्यूचर सेटअप इतना स्ट्रांग है कि वो ऑडियंस को खींच लाएगा इनके अगले प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये था मेरे ओपिनियन इस मूवी के ऊपर। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कितनी अच्छी लगी। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं चला, बाय।